हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम संस्मरण वसंत का अग्रदूत से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, अज्ञेय ने अवसाद को निराला के भाव बोध का मुख्य आधार माना है, फिर भी उन्हें वसंत का अग्रदूत कहा गया। इस अंतर विरोध के औचित्य पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखें। संस्मरण के केंद्र में व्यक्ति होता है। वसंत का अग्रदूत में लेखक ने निराला पर दृष्टि केंद्रित कर उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। इस संस्मरण की विशेषता यह है कि इसमें निराला के व्यक्ति रूप और कवि रूप दोनों पर विचार किया गया है। निराला सर्वप्रथम एक संवेदनशील और करुणावान मनुष्य है। बाहर से अनगढ़, फक्कड़, आक्रामक स्वभाव वाले दिखते हुए भी उनके हृदय में करुणा, दया और उदारता की अंतः सलिला प्रवाहित होती रहती है। उनका व्यक्तित्व अंतर्विरोधों से ग्रस्त है। उनके व्यक्तित्व में विद्रोह एवं संस्कार, प्रयोग तथा परंपरा, वेदांत और मार्क्सवाद, श्रृंगार और भक्ति, औदात्य और विद्रूपता, अवसाद और व्यंग्य समानांतर रूप से उपस्थित है, और यह अंतर विरोध उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है। वह मूलतः विद्रोही हैं, स्वीकृत ढांचों और साँचों का अतिक्रमण करने वाले क्रांतिकारी हैं। एक और उन्होंने परंपरागत सामाजिक मान्यताओं का अतिक्रमण किया है, और वहीं दूसरी ओर रचना प्रतिमानों का भोग, संन्यास और घनीभूत राग की त्रिवेणी उनके व्यक्तित्व में समाहित है। उनमें साधारण मनुष्य की कमजोरियां हैं और महापुरुष के गुण भी हैं। वह सायकाल के समय नियमित रूप से तथा कभी कभी यार दोस्तों के साथ दिन में भी शराब पीते थे। वह सामिष भोजन करते थे और अपने निधन का कारण अधपका मांस खाना ही था। वह कभी कभी संतुलन खोकर आक्रामक हो उठते थे। उनका स्वभाव अक्खड़ था और फक्कड़ भी। इन कमजोरियों के होते हुए भी उनका व्यक्तित्व असाधारण था। निराला के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनका किसानी संस्कार। किसान और प्रकृति के बीच जो आत्मिक संबंध होता है, वह उनके काव्य में दिखाई देता है। उनके काव्य में ऋतुओं, बादल, फूलों, वनस्पतियों की सघन उपस्थिति इसका प्रमाण है। बादलों को निराला किसान की आंखों से देखते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। उनका सौंदर्य बोध भी किसानी है। वह अज्ञेय की कद काठी डील डोल को देखकर और संतुष्ट होकर कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। उनकी आत्मनिर्भरता, स्वयं खाना पकाना तथा सादा जीवन भी किसान संस्कारों का परिचायक है। निराला संकीर्ण विचारों, समुचित दृष्टि वाले पूर्वाग्रही व्यक्ति न थे। उनकी दृष्टि उदार, विशाल थी। इसीलिए उन्होंने अपनी पीढ़ी से
आगे वाली पीढ़ी के अदर्धिमान साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ी, उनको समझने का प्रयास किया तथा उनकी सराहना भी की। इस संस्मरण में वह अज्ञेय से कहते हैं कि तुम जो लिखते हो वह मैंने पढ़ा है, तुम क्या करना चाहते हो वह हम समझते हैं। इस पर अज्ञेय की टिप्पणी देखिए। किसी काव्य रचना में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी इतनी खरी पहचान निराला को थी। उस समय के तमाम हिंदी आचार्यों से कहीं अधिक सही, अचूक एक पीढ़ी का महाकवि परवर्ती पीढ़ी के काव्य को इस तरह समझ सके। परवर्ती कवि के लिए इससे अधिक आकर्षित करने वाली बात क्या हो सकती है। स्पष्ट है कि निराला के मन में नई पीढ़ी के प्रति पूर्वाग्रह या प्रतिद्वंदिता का भाव न होकर स्नेह का भाव था। वह नई पीढ़ी की चिंताओं और रचनात्मक चुनौतियों को समझते थे। निराला ने जीवन भर अनेक कष्ट झेले। पत्नी और पुत्री के असामयिक निधन ने उन्हें चूर चूर कर दिया। प्रकाशनों द्वारा शोषण के कारण वह अभावग्रस्त रहे। समकालीन कवियों और आलोचकों ने अपनी कटु आलोचनाओं द्वारा उन्हें बहुत आहत किया। अतः उनकी जिंदगी दुख की कथा बनकर रह गई। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। वह स्वयं को अकेला महसूस करते थे और उन्हें लगता था कि वह शरीर से शिथिल तथा मन से रसहीन हो गए हैं। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की संध्या वेला। जीवन रण में परास्त थका हारा व्यक्ति अंत में ईश्वर की शरण में जाता है। जीवन भर विद्रोह करने वाले कवि अवसाद, वेदना, पीड़ा, अकेलेपन का सामना भक्ति से करता है। अर्चना और आराधना में संग्रहित कविताएं भक्त के विनयशील स्वभाव का ही प्रतिफल है। विशेषता यह है कि वह भक्त कवियों की तरह केवल अपनी मुक्ति की विनय नहीं करता, अपितु संपूर्ण मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए माँ का आवाहन करता है और कहता है, माँ अपने आलोक निखारो, नर को नरक त्रास से वारो। यदि निराला की भाषा तथा व्यवहार में कभी कभी आक्रामकता आ जाती है तो उसका कारण भी है समाज द्वारा उपेक्षा, अभाव एवं दुखों की निरंतरता। इसी से वह अर्धविक्षिप्त तक हो गए। कवि रूप में भी निराला का व्यक्तित्व अद्वितीय है। आगे कहते हैं, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। कविता पाठ के समय उनकी वाणी जल की वेगवती धारा सी प्रवाहित होती थी और श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठते थे। उनके व्यक्तित्व का अंतर्विरोध उनकी रचनाओं में भी प्रतिबिंबित है। वह क्लासिकल कवि थे और प्रयोगधर्मी भी। एक और उनके काव्य में औदात्य का तो वहीं दूसरी ओर सहजता है। काव्य भाषा भी कहीं संस्कृत ग्रभित, समास बहुला, तत्सम शब्दावली प्रधान है तो कहीं साधारण बोलचाल की है। उनके काव्यों में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की भी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। उनके जीवन की पीड़ा और अवसाद,
उनकी कविताओं की केंद्रीय भावभूमि है। यह अवसाद छायावादी काव्य की तरह रूमानी नहीं, भावुकता या आकुलता वाला नहीं, जीवन के कटु अनुभवों से उत्पन्न वास्तविकता बोध और संघर्ष में निरंतर पराजित होते रहने के कारण स्वयं झेला हुआ भोगा हुआ अवसाद है। परंतु इस कदर तोड़ने वाले अवसाद से वह हार नहीं मानते, जूझते रहते हैं। यह उनकी संघर्षशीलता जिजीविषा का परिचायक है। वह निराश नहीं होते, आस्था नहीं खोते, आशावान बने रहते हैं। वह पतझड़ के खिलाफ स्वयं को वसंत का अग्रदूत होने की घोषणा करते हैं। जागरण और सृजन की अपूर्व ऊर्जा से आवेशित काव्य लिखते हैं। मनुष्य की अपराजयता में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। इस प्रकार निराला का व्यक्तित्व उनके नाम के अनुरूप ही निराला है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।